की रिकॉर्डिंग मुझे भी भेज देना सर, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स में अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, अपन ने स्ट्रक्चर्स पढ़े है ना, वो सुक्रोज बोर्ड पे नहीं पढ़ाओगे? पढ़ा था। अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकाराइड्स पढ़ रहे थे, कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे ना, तो स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकाराइड्स, डाइसैकाराइड्स के स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं। और फिर अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अपन से क्वेश्चन भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही पूछे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइसैकाराइड्स में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज एक तो अपन को सुक्रोज, सुक्रोज वी नो दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस produces, ठीक है ना, that is alpha D glucose plus beta D fructose, है ना। सो इसमें क्या होता है कि we know that कि भाई इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, और इसमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज प्रेजेंट with C1 C2 linkage, C1 इसका C2 इसका C2 लिंकेज। तो अपन ने वो लिंकेज जैसे बता देते हैं भाई कैसे लिंकेज होगा वो देखिए, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज विल बी लाइक दिस। अपन ने अल्फा सीखा हुआ है, व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज, वी नो दैट, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज में दोनों OH ऐसे होते हैं, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। बनाना अपन यहाँ से शुरू कर लेते हैं, CH2OH OH, फिर एक OH नीचे, एक OH ऊपर, एक ने OH ऊपर और एक OH नीचे, ऐसे बनाना। फिर ये ऊपर होना चाहिए लेकिन नीचे होंगे तो तभी ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा। ये इसका कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। और फ्रक्टोज अगर अपन लिखेंगे तो दैट शुड बी C1 C2 लिंकेज। फ्रक्टोज में इट इज इधर CH2OH होगा, इधर OH होगा, और इसमें फिर अपन लिखते हैं कि भाई यहाँ पर CH2OH ऊपर, OH नीचे, ये इधर, और अपन लिखते हैं कि भाई इसमें OH ऊपर, इधर OH नीचे। अभी रुकना, इसमें अपन लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अल्फा और बीटा जो होता है दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इस कार्बन एटम से। तो ये वाला CH2OH और ये वाला CH2OH अगर एक ही तरफ होगा तो दे विल बी द अल्फा, और अगर अपन को बीटा लिखना है तो CH2OH और इधर वाला CH2OH नीचे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बीटा। तो ये बीटा डी फ्रक्टोज है और ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसमें जो नंबरिंग होता है वो यहाँ से होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, अपन लास्ट टाइम किया भी था। तो अब इसमें जब अपन वाटर हटाएंगे ना यहाँ से ऐसे, आप इससे वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, तो ये दोनों, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होते हैं। आप इसको नीचे लिख सकते हो और दिखा सकते हो, वो स्ट्रेट लाइन है, फर्क नहीं पड़ता, अपन ऐसे बता देंगे भाई ऐसे अटैच है, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब इसको हटा देते हैं अपन, OH को डायरेक्टली इससे ऐसे बॉन्ड कर देते हैं। सो इधर से एक OH, एक ऑक्सीजन बचेगा ये वाला, सो एक ऑक्सीजन और इससे डायरेक्टली अटैच होगा, तो इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें C1 C2 जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, दैट इज सुक्रोज। सिमिलरली इफ यू राइट दैट व्हाट इज, अपन बात करें जैसे माल्टोज, तो माल्टोज में क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें दोनों बीटा होते हैं, सो बीटा डी ग्लूकोज, एक मिनट रुकना, माल्टोज में अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, जैसे अपन को याद है, एक गैलेक्टोज होगा, तो गैलेक्टोज भी होगा, यहाँ पर ना अपन लिखेंगे थर्ड, दैट इज लैक्टोज।
अब इन दोनों में ही ना माल्टोज और लैक्टोज दोनों में ही C1 C4 लिख दीजिए, इसमें भी C1 C4, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसको अपन डिस्कस करेंगे भी। माल्टोज में क्या होगा, विल हैव अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, पूरा लिखना जरूरी नहीं, अब बता दो बस ये होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज में C1 C4 लिख दोगे, मतलब एक का C1 दूसरे के C4 से हटा ले भाई। अल्फा के लिए अपन को पता है क्या, ये लिखा हुआ है अपने साथ, इधर OH होगा, इधर H होगा, इधर CH2OH होगा, और इधर H होगा, और इधर H होगा, इधर भी H होगा, और दूसरा एक और अल्फा डी ग्लूकोज लिखना है अपन को, तो मैं एक और अल्फा डी ग्लूकोज लिख देता हूँ। दिस इज अनदर अल्फा डी ग्लूकोज, इधर OH है, इधर H है, इधर OH होगा, इधर H होगा, OH एंड H, इधर OH एंड H, और इधर भी CH2OH एंड H, ऐसा, ठीक है ना। तो इधर अपन लिखेंगे अगर, तो ये कार्बन 1 है अपना, ये कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, 5 है और 6 है, और इसका कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो इधर ना अपन वाटर डालेंगे, इसका C4 और इसका C1, तो इसको कहते हैं अपन C1 C4। अब इसको डायरेक्टली ऐसे अटैच कर सकते हैं, दिस इज C1 C4। अब इसमें अपन को पता क्या है, जैसे अपन पहले लिख रहे थे ना कि भाई इसमें C1 C4 क्योंकि दोनों ग्लूकोज हैं इसलिए अपन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें C1 जो होता है वो ग्लूकोज है और C2 फ्रक्टोज। अब इसमें भी यही होता है कि भाई देख, इसमें एक तो होगा बीटा डी ग्लूकोज और एक होगा अल्फा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज। अब अपन कहेंगे सर ये बताओ, बीटा डी गैलेक्टोज हो गया है, अपन कहेंगे सर एक बात बताओ आप कि C1 किसका और C2 किसका, ये पार्ट इसमें अपन को ध्यान रखना होता है। तो उस पार्ट में अपन को लिखना होता है ग्लूकोज का C4 और C1 गैलेक्टोज का, ये पार्ट ध्यान रखना होता है। नहीं तो ऐसे नहीं कर देना कि C1 इसका और C4 इसका, तो वो गलत है। तो फिर अपन क्या करेंगे, लिखते हैं, चलो विल हैव लाइक दिस, है ना, और इसमें पहले अपन C1 गैलेक्टोज लिख लेते हैं। अब जब अपन गैलेक्टोज लिखते हैं ना, अब जब अपन गैलेक्टोज लिखते हैं ना, तो दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज, मतलब अपन को लिखना तो ऐसा, तो आप देख लें गैलेक्टोज, तो अपन कहेंगे बीटा होगा तब तो अपन CH2OH, पहले मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज से, फिर अपन गैलेक्टोज बना देंगे, ठीक है ना। एक मिनट देख लेना, H और OH, OH एंड H, OH एंड H, और ये OH एंड H, ये बनेगा। अब जब अपन लैक्टोज मतलब गैलेक्टोज की बात करेंगे ना, तो अपन को गैलेक्टोज क्या करना होता है, तो अपन कहते हैं गैलेक्टोज में C3 और C4 में, मतलब इट इज जो ये लिखा हुआ है ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज जो होते हैं वो C4 एपीमर्स, C4 एपीमर मतलब है ना, C3 C4 में जो एक ही तरफ है। तो अपन एक काम कर लेते हैं ना, ये वाला जो OH है वो एक ही तरफ, तो ये गलत, ये गलत, इसका C1 और इसका C2। अब एक बार चेक कर लेना, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अपन ने लिखा हुआ, मैनोज भी लिखा है, गैलेक्टोज भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बीटा में विल राइट ये स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। अब बीटा के लिए यहाँ से शुरू कर लेता है, ये H है, इधर OH नीचे, इधर ऊपर, इधर ऊपर, इधर नीचे, इधर नीचे, इधर ऊपर और इधर ऊपर, इधर नीचे। तो इससे अपन वाटर को हटाएंगे। अब जब अपन वाटर को हटाएंगे तो ठीक है, ये इसका C1 है और इसका ये C4, so that is C1 C4, इसको कहते हैं अपन C1 C4, right, that will be the C1 C4 package. So this is lactose. अब अगर अपन चेक करें तो लैक्टोज में जैसे ये वाला पार्ट है लैक्टोज, तो दिस इज अ हेमी एसिटिक,
acetyl. This is a hemiacetyl. Hemiacetyl. ये hemiacetyl ग्रुप है, so reducing sugar. This is a reducing sugar. ये so reducing sugar. लेकिन ये यहाँ पर कोई hemiacetyl या hemiketyl ग्रुप नहीं. So it do not have hemiacetyl or hemiketyl. Or hemiketyl. So it is non-reducing sugar. So it is इसलिए ये non-reducing sugar. So that is what we have about now, right? Disaccharides. ठीक है. This is about the disaccharides. अब अपन चेक कर सकते हैं, ये आप स्ट्रक्चर्स बना लो डाइसैकराइड्स के, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं. थोड़े से रिएक्शंस पर अपन थोड़े से रिएक्शन. नेक्स्ट पेज पे चले. नो सर, लिखना है बहुत. अब रिएक्शंस की थोड़ी सी बात. वैसे पहले मैं रिएक्शन में कुछ बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे एक जनरल रिएक्शंस करते हैं. सर वैसे एल्डिहाइड जैसे ही रिएक्शन होंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक रिएक्शन करते हैं. मान लो अपने पास ग्लूकोज एसिड, अपने पास ये ग्लूकोज, बोलो. अच्छा लास्ट पेज. ओके. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आएगी नहीं. डन. ठीक है. तो अगर अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लो अपन इसको HCl ऐसे एसिड में HCl में रिएक्ट करवाते हैं और अल्कोहल का एडिशन करते हैं, CH3OH का एडिशन. हाँ चलो, H+N के ऊपर अटैक करवाते हैं भाई. इस पे क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, बाकी कहीं भी कार्बोकेटाइन बनाओगे रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं. तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा. ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा. ये कार्बोकेटाइन. अब इसको रिएक्ट करेंगे अपन CH3OH के साथ.
तो लोन पेयर अटैक करेगा तो जितना बॉटम साइड और टॉप साइड दोनों तरफ से अटैक करेगा तो अपन को तो मतलब रेशमाइज्ड होगा, इस कार्बन पे रेशमिक मिक्सचर मिलेगा इस कार्बन पे, बट दैट विल नॉट बी रेशमिक मिक्सचर क्योंकि रेशमिक मिक्सचर में इनको मिरर इमेज होना चाहिए, लेकिन ये मिरर इमेज थोड़ी होगी, तो अपन क्योंकि सिर्फ इसी कार्बन पे रेशमाइजेशन होगा तो अपन ऐसे बनाएंगे। एक बार अपन को ऐसे मिल जाएगा, एक बार अपन को ऐसे मिल जाएगा, एक बार अपन को ऐसे, तो अपन लिख सकते हैं दैट इज CH2OH, बाकी पार्ट तो वैसे ही रहेगा, OH and H, this will be OH and H and this will be OH and H, तो बाकी पार्ट तो सेम रहेगा ना दोनों, तो दे विल बी द डायस्टेरियोइड्स, OH and H, इधर भी OH and H, OH and H, so these are diastereoids. This compound is called, अपन ने बीटा लिखा है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस, लास्ट टाइम ही बताया था मैंने, ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, this is also beta D glucopyranoside, but these two are the diastereoisomers. इस कार्बन पे अपन ने रेशमाइजेशन किया। अब एक बार देखेंगे अपन तो बोलेंगे कि भाई देख इधर ना दिस इज अ हेमिएस्टर, लेकिन इसमें देयर इज नो हेमिएस्टर और केटल, एसिटल और केटल, हेमिकेटल। अगर ये नहीं होगा तो अपन कहेंगे ग्लूकोपाइरानोसाइड जो है ना, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जबकि ग्लूकोपाइरानोस रिड्यूसिंग शुगर, सो इट इज नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो इस बात का ऐसा नहीं है, अल्कोहल जैसे रिएक्शन होगा, लेकिन अपन ने इसको ड्राई HCl में रिएक्ट करवाया ना, तो सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा। अगर अपन ये एक्सेस में लेते हैं तो सारे OCH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें क्या, इवन अगर अपन कहेंगे जिससे अपन को पता है कि भाई अगर मान लो अपने पास कोई एनाइड्राइड और इसको अगर अपन अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, अपन कहेंगे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, इधर अटैक करेगा, इसको रिप्लेस कर लेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, RO से, सो रिएक्शन इज फीजिबल, लो एस्टर बन गया, दैट इज द, तो अपन इसमें भी बोल सकते हैं कि सपोज दिस इज अल्कोहल, इसको अपन एसिडिक एनाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं, अपन ये एसिडिक एनाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकते हैं AC2O, मतलब जरूरी नहीं ब्रैकेट लगा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये वही बात है एसिडिक, तो यहां पर मैं पेंटाएसिटेट बना, सारे OH जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, सारे OH कन्वर्ट कर दूंगा पेंटाएसिटेट, अगर एक्सेस में है ना तो सारे के सारे OH उधर भी लो पेंटाएसिटेट, ग्लूकोपाइरानोस पेंटाएसिटेट। तो रिएक्शन तो जैसे अल्कोहल देता है वैसे ये वाले OH ग्रुप भी देगा, राइट। So we'll get it.
नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जो मतलब कॉमन रिएक्शंस होंगे जो अपन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पूछ सकते हैं। ये वाले रिएक्शंस तो पूछेगा तो ये नाम लिख के पूछेगा कि बताओ पायरानोसाइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अपन के अगर पायरानोसाइड है तो नॉन रिड्यूसिंग है, पायरानोज है तो रिड्यूसिंग शुगर उसका ध्यान। पायरानोज एंड पायरानोसाइड। नेक्स्ट आप लिख लो इसको, तो नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। हो गया? तो नेक्स्ट पेज अपन कहेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। सिमिलर टू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स वो एल्डिहाइड जैसे ही होते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं एल्डिहाइड्स को। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड्स होते हैं ना, अगर वो उसको HCN से रिएक्ट करो तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये भी बनाएगा कैसे? भाई अपन को पता है C डबल बॉन्ड H होता है, जब अपन HCN से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, H इधर OH बनेगा और इधर CN बनेगा। ये वाला CN जो है वो इधर अटैक करेगा, ये OH हो जाएगा। सो वी गेट लाइक दिस। जैसे पहले अपन ने पढ़ा साइनोहाइड्रिन, इसमें भी बनेगा साइनोहाइड्रिन, दिस इज साइनोहाइड्रिन, तो इसमें भी बनेगा साइनोहाइड्रिन, ये अपन ने पढ़ा। अगर अपन हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करें, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज NH2OH, तो ऑक्साइन बनेगा, इसमें भी ऑक्साइन बनेगा। अगर इसको अपन रिड्यूस कर देते हैं, ये रिड्यूस होता है NaBH4 से, तो फिर ये भी CH2OH बन जाएगा और ये भी CH2OH। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, उसमें दोनों ही CH2OH है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सॉर्बिटॉल। अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, एंड सिर्फ एल्डिहाइड, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो इट विल कन्वर्ट, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 तो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी, तो मेरे पास ऐसे बनेगा कंसंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मैंने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखाया था इससे 100 डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड ग्लूकारिक एसिड। अगर इसको रेडबी प्लस HI से देखते हैं तो फिर NHCl बनेगा। अगर इसको अपन पैराइडिक ऑक्सीडेशन करते हैं, आपने HiO4 से पैराइडिक ऑक्सीडेशन लिखा हुआ, पैराइडिक ऑक्सीडेशन आपने ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में पढ़ा होगा। एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड, ये सारे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनेगा। इसको अगर AC2O से रिएक्ट करेंगे पेंटासिटाइल डेरिवेटिव अभी बनाया था अपने लास्ट पेज,
बाकी रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अपन अब एक रिएक्शन लिख लेता है ऐसे। भाई टोलेंस रिएजेंट से भी रिएक्ट करेगा, AgNO3 है, तो ये बनाएगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे इसको रिएक्ट करूंगा मैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, PHNH NH2 के साथ। तो जैसे ऑक्सीजन में बनता ना कि इसके 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, अमोनिया डेरिवेटिव ना, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इन एल्डिहाइड कीटोन, ये बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोसोसोम। तो ग्लूकोसोसोम, और इसको फिर अपन रिएक्ट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ 2 moles of PHNH2, तो ये बनाता है ओसाजोन, ये बनाता है ओसाजोन। ओसाजोन इज लाइक दिस, ओसाजोन इज लाइक दिस इज कॉल्ड ओसाजोन। मतलब टोटल अपन ने 3 मोल्स यूज किए, टोटल अपन ने यहाँ पर 2 मोल्स, यहाँ 2 मोल्स यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पर, 3 मोल्स यूज करते हैं, तो बनता है ओसाजोन। मैकेनिज्म जैसे भी लिख सकते हैं भाई, ओसाजोन बनता कैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं लिख सकता। पहले आप ग्लूकोज को अमोनिया डेरिवेटिव में ऐड कर लो, ओसाजोन का फॉर्मेशन बता दो। पहले आप CH डबल बॉन्ड N और NH PH बना लेंगे, है ना, ये है ना ग्लूकोसोजोन का स्ट्रक्चर, वही तो बना रहा हूं, ये है ग्लूकोसोजोन। ये ग्लूकोसोजोन, अब ये क्या करेगा ना, ये टॉटोमराइज होता है, पहले ये हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज ना, ये प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा, विल गेट लाइक दिस। अपन को ऐसा, बट कोई पूछने वाला नहीं है, अपन से पूछेंगे क्या कितने मोल्स यूज करते हैं ओसाजोन बनाने के। सो बस थोड़ा सा आइडिया रहे उसमें कि कभी अगर कोई अपन से पूछ ले कि अच्छा बताओ कैसे बनाया था, तो बता दो। ये तो CH2OH जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो है। अब क्या होगा, अब आप इस टॉटोमराइज कर दो, इसको टॉटोमराइज करूंगा, so what I got is, इसको टॉटोमराइज करके अपन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जैसे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसको टॉटोमराइज करूंगा, तो मैं थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या है। ये OH है, अब टॉटोमराइज करूंगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो अपन को क्या मिला, C डबल बॉन्ड NH, और इधर अपन ने लिखा C डबल बॉन्ड O, और बाकी पार्ट अपन को बताया ये, और इससे PHNH2 लिख, ये PHNH2 लिख करें। अब क्या करें, अब आपने ये तो बनाया आपने ग्लूकोसोजोन, ये बनेगा अपना ग्लूकोसोजोन। एक ग्लूकोसोजोन बनाने का मतलब है, इसको नहीं बोलेंगे अपन, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तो अपन ने एल्डिहाइड डबल बॉन्ड होता ना, उसमें सीधा ऐड कर दिया, इसका हाइड्रोजन निकाल दिया और वो ऐड, ये बना अपने पास ग्लूकोसोजोन। अब 2 मोल्स यूज करना, फिनाइल हाइड्रोजन में ये बना,
एक बार वाटर एक बार अमोनिया यहाँ से निकालता है ना, NH3, और एक बार वाटर यहाँ से ये बना ऑक्सीजन अमोनिया डेरिवेटिव एडिशन. This is this is अब बिल्कुल सेम रिएक्शंस का मैं यहाँ पर फ्रक्टोज के लिए लिखना चाहता हूँ. रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज सिमिलर टू कीटोन्स, सिमिलर टू कीटोन्स. तो दोनों साइड बाय साइड ऐसे लिखना चाहता था ताकि आप कंपैरिजन कर पाए. अगर कभी अपन को जरूरत पड़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन में कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे. तो अगर ऐसे सामने होगा तभी तो कर पाएंगे. HCN के साथ साइनोइड, HCN लिखोगे तो साइनोइड, तो फायदा क्या, दोनों ही. NH2OH के साथ ऑक्साइड, ये तो इसमें ही होता है. इसका रिडक्शन करोगे तो OH पहले आप लिख लो, फिर उसके बाद अपन इसको कंपेयर करेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा. पहले आप लिख लो फिर कंपेयर करेंगे. कैसे हो गए. इसको अगर NaBH4 से रिएक्ट तो OH राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकता है. अगर OH राइट हैंड साइड पे आया तो वो सॉर्बिटॉल होता है, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो वो मैनिटॉल होता है. OH अगर राइट हैंड साइड पे आया तो सॉर्बिटॉल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो मैनिटॉल है. RHS पे OH होगा, और अगर LHS पे OH होगा तो मैनिटॉल होगा. ये रिडक्शन होगा ना NaBH4. Br2 वाटर वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन या अल्कोहल को नहीं. नो रिएक्शन, मतलब दोनों डिफरेंस मिल गए. इधर NaBH4 से सिर्फ सॉर्बिटॉल बन रहा था, इधर सॉर्बिटॉल के साथ मैनिटॉल भी बनेगा. इधर Br2 वाटर के साथ नो रिएक्शन, जबकि यहाँ ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है. अब अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 ना HNO3, H2SO4 के लिए लिखेंगे बट अभी तो HNO3. तो ये तो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो ना, तो इसमें बनेगा एक तो ग्लाइकोलिक एसिड, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, और एक बनेगा अपने पास टार्टरिक एसिड. एक बनेगा अपने पास टार्टरिक एसिड, ये बनेगा. तो ये भी डिफरेंस हो गया. इसमें तो सर आपने HNO3 से सिर्फ ग्लूकारिक एसिड बताया था,
जबकि इसमें तो दो मॉलिक्यूल, एक ग्लाइकोलिक एसिड और एक रेड फॉस्फोरस HI एक सेम ही बनेगा। वो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, सब रिड्यूस करते हैं। HiO4 से विल गेट डिफरेंट पैराडिक ऑक्सीडेशन। ये CO2 होगा, 2 मोल्स तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, 1 मोल CO2 होगा और 3 मोल्स फॉर्मिक एसिड होगा। ये डिफरेंस है। इसमें 5 मोल फॉर्मिक एसिड बने थे, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, इसमें CO2 बन रहा है, इसमें CO2 नहीं बनता। वो पैराडिक ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा क्लास में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसमें 1 2 3 4 हो गए और एक 5, इसमें भी पेंटासिटाइल डेरिवेटिव बने, एसिटाइल डेरिवेटिव इसमें, इससे पर डिस्टिंग्विश नहीं। इसमें अगर अपन फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तीन मोल यूज करना होता है, तो इससे ओसोजोन, ग्लूकोज भी ओसोजोन बनाएगा और फ्रक्टोज भी ओसोजोन। ये टॉटोमराइज होके ना, अगर अपन यहाँ पर टॉटोमरिज्म शो करते तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्कोहल, इसको टॉटोमराइज कर सकते हैं, तो ये बना देगा ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, टॉटोमराइज होने की वजह से। That was the reason it gives Tollens test. It gives Tollens test. इसलिए अपन कहते हैं all alpha hydroxy ketone, but वो टर्मिनल होना चाहिए, all terminal alpha hydroxy ketone gives टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए, ताकि मैं उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाऊं टॉटोमराइज करके। So all alpha hydroxy ketones gives Tollens reagent test because वो टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड में टॉटोमराइज होके एल्डिहाइड में। ये अपन बता सकते हैं। ये सभी रिएक्शन करने हैं, मुझे लगता है कि भाई इनमें से सारे रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में पता है। भाई कोई ऐसा रिएक्शन बताओ, 2-3 रिएक्शन छोड़ के कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो अपन ने पहले नहीं पढ़ा। तो ओसोजोन के अलावा बताओ ना क्या था ऐसा जो अपन ने पहले नहीं पढ़ा। सब तो पढ़े, सब तो पढ़े। ओसोजोन के अलावा ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं था ना जो अपन ने पहले नहीं पढ़ा, इसलिए ओसोजोन का मैकेनिज्म भी बताया, सब तो पहले से। हाँ, तो अपन उसको याद ही एक तरीके से रिवाइज कर दिया आपने, तो एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंक्शन बता दिया अपन ने। भाई देखो इसमें ये डिस्टिंक्शन हो गया, ये डिस्टिंक्शन हो गया, ये भी डिस्टिंक्शन हो गया, ये भी डिस्टिंक्शन हो गया, बाकी मतलब बता दें 4 डिस्टिंक्शन तो मैंने यही बता दिया। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ऐसे कौन से रिएक्शन है जो एल्डिहाइड को ग्लूकोज से डिफरेंशिएट करते हैं, या हाउ द ग्लूकोज इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डिहाइड और द कीटोन इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डिहाइड। ठीक है ना? सो ये लिख लो, तो अपन डिफरेंस लिख लो। Difference of glucose from aldehyde. Difference of glucose from aldehyde.
अपन मिनिमम पढ़ते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है, बट अपन मतलब एक लिमिटेशन रखो सबके, मतलब हमारे सिलेबस में भी हो, ऐसा ना हो कि अपन बहुत सारा पढ़ते हैं, है ना। अपने सिलेबस में उतना ही पढ़ो ताकि अपन सिलेबस में अपन उसको पढ़ सकें। हो जाए तो बताओ यार। बायोमोलिक्यूल का वेटेज कितना होता है, आप कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है 4 क्वेश्चन आ जाए मेंस में, कोई भरोसा नहीं है ना। सो ग्लूकोज डिफरेंस फ्रॉम अल्डिहाइड, ऐसे ही अपन फ्रक्टोज को लिखेंगे थोड़ा सा, तो पहले अपन ऐसे डिफरेंस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अल्डिहाइड। और कितना बचा है बायोमोलिक्यूल, तुम बोलो तो ये लिखवाते ही नहीं ये वाला पार्ट, तो तुम पर डिपेंड करेगा तुम्हें कितना पढ़ना है। बोलो तो बंद कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो पूछे मत कि कितना बचा हुआ है, तो तुम मतलब तुम पढ़ नहीं पढ़ोगे, मैं कम कर दूंगा, पता थोड़ी चलेगा, ये सब ऐसे अलग थोड़ी के बनेगा, ना शीट में ना कहीं और। तुम कहोगे कि बस हो गया सर, तो हम बंद कर दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो नो रिएक्शन विद NaHCl, है ना। एल्डिहाइड्स रिएक्टिंग इधर, एल्डिहाइड्स ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद NaHCl, RMGS, मतलब इससे भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, और अमोनिया से भी रिएक्ट नहीं करता, जबकि एल्डिहाइड्स रिएक्ट करता है। अपन इसमें 2,4-DNP भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा, पर दूसरी बात एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, बट ये नहीं देता, डज नॉट गिव शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, और मैजेंटा कलर बनता ना जो एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड के तो बड़ा सेंसिटिव टेस्ट होता है ना शिफ्ट रिएजेंट का, ये नहीं देता। और अगर अपन इसको रिएक्ट करेंगे व्हेन हीटेड विथ concentrated H2SO, ये ना इट फॉर्म्स ब्लैक चार, और सिर्फ ब्लैक रेसिड्यू ही बचेगा। इट फॉर्म्स येलो पीपीटी ऑफ ग्लूकोज, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 205 डिग्री से। इट फॉर्म्स पेंटासिटाइल डेरिवेटिव्स, पेंटासिटाइल डेरिवेटिव, जो कि ग्लूकोज एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और सेवेंथ, it gives test for carbohydrates, of carbohydrates, that is called Molish test. Molish test होता है कार्बोहाइड्रेट, वो सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, नॉट ओनली ग्लूकोज, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स भी देंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1-2% ऑफ 1 or 2 drops of अल्फा नप्थोल, अल्फा नप्थोल आपने पढ़ा होगा डाइजोनियम सॉल्ट में, एंड 5% सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर इसमें धीरे धीरे अपन ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वी गेट अ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। वायलेट कॉम्प्लेक्स ये होता है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर फ्रक्टोज डिफरेंट फ्रॉम केटोन्स। इसमें ना 0.1, 5, 6 and 7 are same as of glucose। इवन सेकेंड वाला भी लिखते हैं क्योंकि ये भी नहीं देगा ना, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, इट गिव्स टोलेंस टेस्ट। कीटोन्स नहीं देते, ये देता है reagent test, but ketone do not get। It gives black char with dilute, cold dilute के में cold dilute H2SO, जबकि ये किससे देता था, इसमें अपन को चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड और इसमें चाहिए कोल्ड, तो कोल्ड से भी बना। बाकी से कोई डिफरेंस, ठीक है, बाकी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहां पर अपन ग्लूकोज लिख लेते हैं, यहां पर अपन ग्लूकोज लिखते हैं, थोड़ा सा ग्लूकोज और उसमें फ्रक्टोज में भी डिफरेंस होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में डिफरेंस कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। अब देख भाई, ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना 86 डिग्री होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 95 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अपन क्या कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ब्लैक चार होता है विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जबकि कोल्ड के साथ कोल्ड H2SO4। अब अपन लिखेंगे दूसरा विथ HNO3। वैसे अपन ने पहले कहा था इसमें HNO3 वाला नहीं लिखते हैं क्योंकि वो अपन को पता है HNO3 में इसमें क्या होता है भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं, तो ग्लूकारिक एसिड बनाता है, इसमें ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। अपन कुछ और अमोनियम मॉलिक्यूलेट, टेस्ट, ये फेंट ब्लू कलर बनाता है, जबकि ये ब्लू ग्रीन कलर। रिसोसनल विद HCl, इसको अपन कहते हैं सेलिवेनॉफ टेस्ट, इसको अपन कहते हैं सेलिवेनॉफ टेस्ट। ये टेस्ट बहुत आते हैं, मेंस में बहुत आते हैं टेस्ट। ये रिसोसनल प्लस HCl, नो रिएक्शन, लेकिन ये रेड कलर विद रिसोसनल एंड HCl। जैसे अपन ने मॉरिस टेस्ट लिखा ना, वैसे बारफोर्ड टेस्ट भी होता है फॉर मोनोसैकराइड्स।
मतलब एल्डिहाइड भी देगा, ग्लूकोज भी देगा। सो ग्लूकोज एंड एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही देते हैं बारफोर्ड टेस्ट। ग्लूकोज भी देगा, फ्रक्टोज भी देगा। इसको अपन कॉपर एसीटेट के साथ रिएक्ट करें। अपन को रेड पीपीटी मिलेगा CO2, दैट इज बारफोर्ड टेस्ट। ये था आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। ये अपना कार्बोहाइड्रेट्स खत्म। अब थोड़ा सा पार्ट हमें प्रोटीन में का पढ़ना होता है। आप ये लिख लो, फिर अपन प्रोटीन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे और प्रोटीन के बाद फिर अपन न्यूक्लिक एसिड हार्डली 10 मिनट्स के आसपास पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ना तो हो सकता है। प्रोटीन भी पढ़ना तो पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोटीन तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोटीन पढ़ेंगे अपन। कार्बोहाइड्रेट्स में टाइम लगता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में कोई टाइम नहीं लगता। न्यूक्लिक एसिड तो हार्डली 20-25 मिनट्स में खत्म होता है, प्रोटीन की ज्यादा जल्दी खत्म होता है, कोई बात नहीं। बट प्रोटीन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेनली तो टेस्ट पूछते हैं कहाँ से पता है। इसमें तो रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स में तो रिएक्शन वगैरह भी पूछते हैं। और आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि बायोमॉलिक्यूल का कितना वेटेज, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 4 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से। फोर्थ वाला, फोर्थ कहाँ लिखा? ये तो 2 लिखा। ब्लैक चार मतलब जैसे कोल टार होता ना, कोल टार, ब्लैक रेसिड्यू वैसे होता है। वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इधर लिख दूंगा। जैसे मान ले ग्लूकोज है C6H12O6, इसको अपन ने रिएक्ट करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अभी तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये सारा का सारा पानी निकाल देगा देखो, तो +6 कार्बन बचा। पानी तो वेपराइज हो गया, तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सिर्फ कार्बन बचा। खुद पानी से रिएक्ट करके SO2 लिबरेट कर देगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लैक चार्ट सीधा कार्बन को बोलता है, कार्बन दैट इज ब्लैक चार्ट। और एक बारकोड टेस्ट वगैरह याद रखना है, ये वाला और ये वाला, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट में। अपन प्रोटीन्स की बात करें, चल प्रोटीन्स की बात करें। प्रोटीन्स मतलब अमीनो एसिड्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अपन अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं, फिर अपन उनसे प्रोटीन। सो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू और बॉडी, इसको अपन प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, प्रोटीन यूज करते हैं। सो अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। अब मोस्टली जो होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स, दे आर लाइक दिस, अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा पोजीशन पे अमीनो। हम बीटा अमीनो एसिड भी लिख सकते हैं, आर प्रेजेंट इन बॉडी।
प्रोटीन, अब बॉडी का प्रोटीन लिखो। बट अपन दूसरे अमीनो एसिड से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर ऐसे होगा तो अपन कहेंगे बीटा अमीनो एसिड, हमें क्या फर्क पड़ता है, जैसे इसके प्रॉपर्टी बताओगे वैसे इसके बता देंगे, ये बीटा अमीनो एसिड is not present in, but that is proteins. प्रोटीन जो है मेनली वो अल्फा अमीनो एसिड्स। There are about is around 22 amino acids are present in the body. In the body. Out of which 10 are essential amino acids. And 10 are non-essential amino acids. Amino acids. Whereas 2 are produced as a residue inside the body. A residue inside the body. तो जो अमीनो एसिड्स है ना, ये अपन लिख देते हैं। तो ये जो होता है अमीनो एसिड, ये होता है प्राइवेट टिम फॉर्म, और ये कैट्स और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 अभी 10 ये। और जो मतलब रेसिड्यू जैसे प्रोड्यूस होते हैं जनरली वो 2 होते हैं। जनरली इनमें सल्फर होता है, जैसे मीथियोनाइन होता है। मीथियोनाइन and cysteine. Methionine is like this. This is methionine. Cysteine में SH बॉन्ड होता है, मतलब मर्काप्टो ग्रुप होता है। This is cysteine. They have sulfur. अब ये सारे के सारे ना, जैसे एलेनाइन, वेलाइन, प्रोलाइन, थाइमाइन, राइट ना, तो ट्रिप्टोफैन, तो इस टाइप से सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनके नाम होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो 20 के 20 याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ अपन याद रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ अपन लिख लेते हैं, जैसे ये ट्रिप्टोफैन, इधर एक भी, इधर टी है तो अपन इसी को लिख लेते हैं ना। मतलब उधर तो अपन को पता था कि अगर इधर वाला टी पता है तो उधर वाला टी आप लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। टायरोसाइन, तो टायरोसाइन के अलावा अगर कोई टी से शुरू हो रहा है तो वो क्या होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है इनको अपन को इनपुट इन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, ये अपन को खाने ही। और नॉन एसेंशियल का मतलब है प्रोड्यूस बाय द बॉडी, बाय बॉडी इटसेल्फ। मतलब इनको खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप बनाती है। इनको खाने की जरूरत है, दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड, इसलिए अपन उनको एसेंशियल अमीनो एसिड। अब पी इसमें भी है और पी इसमें भी है, तो अपन कहेंगे ठीक है, एक प्रोलाइन हो जाएगा, और ये फिनाइलिन है, लेकिन अपन एक ही लिखे, बाकी सारे
मतलब मुझे मिनिमम पार्ट से मैक्सिमम याद है। जैसे अपन इधर 2 टी थे, इधर 1 टी थे। अच्छा, तो नीचे वाला टायरोसाइन है, ऊपर वाला जो भी टी दूसरा होगा टायरोसाइन के अलावा वो एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब इधर भी पी था, इधर भी पी था, तो प्रोलाइन है तो नॉन एसेंशियल है। तो अगर दूसरा फिनाइलिन है तो इट इज दिस, क्योंकि ये फिनाइलिन है। ये इसमें भी है और यहाँ तो 3 है, तो इधर वाला याद रख लेते हैं क्योंकि ये एक ही 8 जन। अब देख, जैसे अपन अमीनो एसिड लिखेंगे तो जनरल फॉर्मूला तो आपने ऊपर लिख रखा होगा। ये हो जाए, नहीं है कोई वैसे याद नहीं, ये तो प्राइवेट ट्रेन हॉल कैट्स गेट ऐसे मतलब याद रख सकते हैं, बाकी और कोई भी उतना ही बनाया अपन ने, वही बड़ी बात है कि भाई इतना तो बन गया, बाकी अपन फुल नेम याद नहीं रख सकते। इसलिए कुछ छोटे मोटे जो है ना अमीनो एसिड्स वो याद रख लेते हैं, बाकी अपन मतलब सारे याद नहीं रख सकते। इफ H इज मतलब R, जो ये वाला R ग्रुप जो है ना, ये वाले R ग्रुप की बात कर रहा हूँ। इफ R को अपन H लिख लें, यहाँ पर H लिखते हैं तो भी ये अल्फा अमीनो एसिड होगा, then it is glycine. R को अगर CH3 लिखता हूँ तो इट इज एलेनाइन। R को अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखता हूँ, R को अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखता हूँ, then it is called valine. Then it is called valine. इसको मैं पीएच लिख देता हूँ तो फिनाइल एलेनाइन, जैसे मैं इसको बोल रहा था ना फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल और कुछ कुछ अपन पढ़ेंगे, जी वाले काफी सारे पढ़ेंगे अपन, और भी पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ते हैं। अब आगे कुछ इनके बारे में लिख लेते हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन से पूछते हैं बताओ कोई अमीनो एसिड एग्जाम में लिख देंगे, मेंस में तो पक्का पूछेंगे, मेंस में बायोमोलिक्यूल्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में नहीं आते, मेंस में बहुत पूछेंगे। बताओ टायरोसाइन जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड है या नॉन एसेंशियल? अब इनमें कुछ कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जिनमें इधर भी सब्स्टिट्यूट होता है, तो 2 डिग्री अमाइंस होता है, ये 1 डिग्री अमाइंस, मोस्ट ऑफ देम आर 1 डिग्री अमाइंस। 8 CH3 कैसे मतलब ये होगा ना, R की जगह CH3 लिख, अबे ऐसे नहीं है, R डबल बॉन्ड CH3 थोड़ी है, अरे नहीं भाई मेरे, हाँ समझ गया कि आपने R की जगह CH3 लिखना, मतलब इक्वल टू बीच में, मैं सोच भी रहा था कि यार इक्वल टू लिखोगे ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे भी मतलब यही डर लगता है ना, और डबल बॉन्ड ना समझ लें स्टूडेंट, इसलिए थोड़ा सा
कोई बात नहीं, अपन मतलब उसको ऐसे कर लेंगे। तो थोड़ा सा अपन लिखेंगे, कुछ कुछ पार्ट है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। amino acids with 2 degree amino, एक तो प्रोलाइन होता है, दूसरा ट्रिप्टोफैन होता है, और थर्ड हिस्टोडाइन। दूसरा अमीनो एसिड विद एरोमेटिक रेट, ट्रिप्टोफैन होता है, फिनाइल एलानाइन होता है, और टायरोसिन होता है। ठीक है, फिर अपने पास है कुछ कुछ नाम ऐसे लिखेंगे ना अपन, तो अपन को याद भी रहेगा। अच्छा, इस टाइप के नाम के हिस्टाडाइन, मतलब एच वाला जो है, जैसे ये एच था, अच्छा एच का मतलब हिस्टाडाइन है, एच और थाई नहीं। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड have 2 carboxylic acid. ऐसे ही जो लाइसाइन होता है, लाइसाइन, आर्जिनाइन एंड हिस्टाडाइन have 2NH2। तो ऐसे मतलब जिनमें 2 NH2 ग्रुप है और ऐसे जिनमें 2 COH ग्रुप है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। ये है, इतना इंफॉर्मेशन तो तुमको आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि किसमें सल्फर किस किस में सकते हैं। एक्चुअली सल्फर वो होते हैं, ये सल्फर जो होता है ना, वो मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ये बनना बंद हो जाता है। तो जो स्किन का ग्लो है ना, वो खत्म होने का रीजन यही होता है, ये नहीं करते, सल्फर नहीं करता। सल्फर वाला जो रेसिड्यू बनता है ना, वो एज के साथ बनना बंद हो जाता है। तो फिर वो बनना बंद होगा तो फिर ग्लो स्किन का खत्म। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मतलब बात थी अमीनो एसिड्स के बारे में। अब अपन पॉइंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स which occur, all ही लिख सकते हैं अपन, मोस्ट ऑल द अमीनो एसिड भी लिख सकते हैं with all the amino acids। एक मिनट है, अपन लिख ही देते हैं, ऑल ही लिख देता हूं, क्योंकि फिर मोस्ट ऑफ द में वो फिर कंफ्यूजन आएगा दिमाग में। ऑल द अमीनो एसिड which exist in nature are of L configuration। तो अपन कहेंगे सर आपने कार्बोहाइड्रेट तो डी कन्फिगरेशन के बताए थे, और ये एल कन्फिगरेशन। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच occur in nature are of डी कन्फिगरेशन, ये एल कन्फिगरेशन हो गया। बड़ा अच्छा हो गया। amino acids depending on the number of amino acids, इधर लिखना है, depending on the number of amino acids, on the number of amino acids, acids combine to form combine कैसे बनेगा, amino acids combine via amide linkage
via amide linkage, are classified as अगर दो होंगे तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, और अगर उससे ज्यादा होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। when equal to or greater than 50 amino acids combined, amino acid forms polypeptide, then they are called proteins. So proteins are made up of amino acids. तो लिख लेते हैं भाई, जैसे अगर अपने पास है RCH, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख देता हूँ। मैं अपने पास अमीनो एसिड्स है NH2, CHR, C डबल बॉन्ड OH, एक अमीनो एसिड हो गया। दूसरा अमीनो एसिड लिख लेता हूँ, अगर सिर्फ ये दोनों कंबाइन करने वाले हो आप वाटर हटा के, तो फिर दो अमीनो एसिड हो गए, तो ये डाइपेप्टाइड हो गया। ये डाइपेप्टाइड हो गया, ये अमाइड लिंकेज हो गया। then it is called dipeptide. This is a dipeptide. और ये अमाइड लिंकेज है, तो ये अमाइड लिंकेज तो सर आपने नाइलॉन्स में भी बताया था, बिल्कुल अमाइड लिंकेज बताए थे, बिल्कुल बताया था। और अगर ये n मॉलिक्यूल्स होंगे तो they are called polypeptides and they are called proteins. N molecules, they will be called as proteins. They will be called as proteins. Next page पे चलते हैं। तो प्रोटीन्स बना लेते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ये प्रोटीन, जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो नो डाउट अपन उसमें अमाइड लिंकेज तो बनाएंगे भाई। प्रीवियस पे ये आगे पर डाउट्स नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इतना क्लास थोड़ा छोटा था आज। तो नेक्स्ट अपन को 1 घंटा और मिलता तो खत्म ही, 1 आवर ही लगेगा इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो गया? हाँ, मेरी क्लास है ना दूसरे बैच में बाहर, प्रॉब्लम तो यही है ना, नहीं तो मैं बड़ी क्लास में, तो तुम्हारी 3 to 5:30 था, 5:30 to 8 दूसरे बैच में। कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, तो CHR लिखेंगे अपन, C डबल बॉन्ड O लिखेंगे अपन, इधर लिखेंगे अपन NH, और इधर CHR लिखेंगे अपन, और इधर C डबल बॉन्ड O पर ऐसे लिखेंगे। अपन पॉलीपेप्टाइड तो बनाएंगे,
इसको n टाइम्स, n का वैल्यू जो होगा प्रोटीन्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होगा, तो अपन कहेंगे ये प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन। लेकिन अपन इसमें एक बात ध्यान रखें, प्रोटीन्स एक बात अपन ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी अपन को ऐसे लिखना है ना, तो आप एन टर्मिनल हमेशा एलएचएस पे लिखना, इसको कहते हैं अपन एन टर्मिनल। मतलब आप सी डबल बॉन्ड, मतलब उसको उल्टा भी लिख सकते थे अपन 180 डिग्री रोटेट करके, लेकिन आप कभी भी लिखो ना प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, तो इसको एन को हमेशा एलएचएस पे रखना, और इसको अपन कहते हैं सी टर्मिनल, इसको हमेशा आप एलएचएस पे रखना। मतलब इट्स अ रूल कि जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिखो तो एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, आर टर्मिनल हमेशा राइट साइड में, हमेशा रूल लिखना, इट्स अ रूल। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ज़ोटराइन। ज़ोटराइन अपन ने काफी जगह पढ़ा हुआ है, हाँ फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर, बट वो आईयूपैक रूल है तो अपन को लिखना पड़ेगा। वो जब भी टर्मिनेट करते हैं ना चेन, तो राइट हैंड साइड पे जब भी टर्मिनेट करेंगे आप हमेशा, चाहे कहीं भी लिखा हुआ देखो आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और राइट हैंड साइड पे अगर टर्मिनेट करेंगे तो सी से ही टर्मिनेट करेंगे, कभी नाइट्रोजन से टर्मिनेट नहीं करेंगे। मतलब इसका भी रोल होता है, लेकिन अपन उतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ acid as well as basic, basic group in same molecule, it exists as, it always exists as dipolar, dipolar called as ज़ोटराइन। तो ये ना हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो ग्रुप होगा ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड, ये हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करता है, इसका ज़ोटराइन डाइपोलर। It is soluble in water, but insoluble in the organic solvents. In the organic solvents, it is crystalline in nature. Obviously बात है, क्रिस्टल जैसे रहेगा, काइनेटिक बात करते हैं, it is crystalline solid. मेल्टिंग पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हमारा स्किन जो है वो प्रोटीन तो है पूरा, they have high dipole moment, dipole moment. मतलब इट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर अपन डाइपोलर आयन के लिए लिखेंगे तो पहले उसी को, वैसे डाइपोलर आयन अपन सेंटर में भी लिख सकते थे, इधर NH3 पॉजिटिव लिख देते हैं, इसका इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी डाइपोल। ये तो नियरली न्यू का वैल्यू देखेंगे तो 1.7 के आसपास होता है डी बाई, ये तो 1 पॉइंट, मतलब अपन कहेंगे भाई इसका डी बाई चेक करेंगे तो
दिस इज ऑल्सो म्यू जो होता है वो काफी कम होता है 1.4 देता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि म्यू विल बी अराउंड 14 बहुत ज्यादा होता है। और आयनिक कंपाउंड ही जैसे लिखा हुआ है, पोलैरिटी तो बहुत। अब हम ज़ेटाइन पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि इससे आगे अपन पढ़ भी नहीं पाएंगे, और ज़ेटाइन से अपन को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आयनिक इक्विलिब्रियम यूज्ड है थोड़ा ज़ेटाइन। आप एक बार आयनिक को रिवाइज कर लेना, एम्फोप्रोटिक सॉल्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन कहते हैं एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। जो H प्लस आयन दे भी सकते हैं, H प्लस आयन ले भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोप्रोटिक सॉल्ट। जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ले भी सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हार्डली 1 आवर लगेगा, खत्म हो जाएगा। 14 डिवाइड, बिल्कुल 14 डिवाइड क्या 14। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। चलो भाई, थैंक यू।